ओके, हेलो स्टूडेंट्स। मुझे लगा था कि 245 पे क्लास, लेकिन 230 पे थी। सॉरी सॉरी। चलो स्टार्ट करते हैं। टोटल फंड्स यूज जो है वो 30 लाख है। इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% है। मतलब अगर कंपनी कोई भी उधार लेता है तो उस पे इंटरेस्ट जो है वो 10% का है। मतलब अगर कंपनी ने 1 लाख का उधार लिया तो उस पे 10,000 इंटरेस्ट जाएगा। और इंटरेस्ट जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चाहे कंपनी का फायदा हो या नुकसान हो, ये मैटर नहीं करता। टैक्स रेट जो भी आफ्टर इंटरेस्ट देने के बाद जो भी पैसा बचेगा, मतलब आफ्टर ऑल दी मैंडेटरी एक्सपेंसेस के बाद जो भी पैसा बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका टैक्स रेट का पार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो है वो आपका ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कि है आपका 4 लाख। ठीक है। तो सिचुएशन वन की बात करते हैं, जब कंपनी ने कोई डेट नहीं उठाया। जब कंपनी ने कोई डेट नहीं उठाया तो कंपनी कंपनी को अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है 4 लाख हुआ। ठीक है। कंपनी को अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख हुआ। ठीक है। इंटरेस्ट कोई जाएगा नहीं क्योंकि कंपनी ने कोई उधार नहीं उठाया। ठीक है। तो अर्निंग बिफोर टैक्स जो है वो 4 लाख हो गया। ठीक है। एंड अर्निंग आफ्टर टैक्स जो है, मतलब अब 4 लाख पे जब आप 30% का इंटरेस्ट लगाओगे, मतलब 30% का टैक्स लगाओगे, तो 1,20,000 आएगा। ठीक है। तो 4 लाख में से 1,20,000 माइनस हो जाएगा। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स 2,80,000 आएगा। ठीक है। अब मान लो कंपनी ने कोई भी डेट नहीं उठाया और कंपनी के पास जो फंड्स आए हैं वो 30 लाख के आए हैं। तो जब भी ना शेयर का प्राइस नहीं गिवन होता तो हमें हमें जो उसको नॉमिनल प्राइस मानना होता है वो 10 मानना होता है। ठीक है। तो 30 लाख है, डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो तुम्हें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स पता चल जाएंगे, जो कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आएगा 3 लाख। ठीक है। तो 3 लाख नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आ गए। और आपके पास जो पैसा पड़ा है वो 2,80,000 पड़ा है। तो 2,80,000 जो है वो 3 लाख लोगों में बढ़ जाएगा। तो जब ये 2,80,000 को आप 3 लाख से डिवाइड करोगे तो 0.93 आएगा। तो पर शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलेगा वो ₹0.93 मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। कंपनी ने जो उठाया है वो लोन उठाया है 10 लाख का। ठीक है। तो अगर कंपनी ने लोन उठाया है 10 लाख का और 30 लाख उसका कैपिटल स्ट्रक्चर है, तो 10 लाख का लोन उठा लिया तो 10 लाख डेट हो गया। तो बचा जो है वो 20 लाख, वो आपका हो जाएगा इक्विटी। ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट जो था वो 10% चल रहा था। तो 10 लाख का 10% जो है वो आपका 1 लाख हो जाएगा। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से 4 लाख में से 1 लाख चला गया, तो अब अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट जो आया आपका वो आया 3 लाख। ठीक है। और बिफोर टैक्स भी आया, वो 3 लाख आया। अब 3 लाख पे 30% निकालोगे तो 90,000 आएगा। तो अब जो आपके पास बच जाएगा अमाउंट जो एज अ डिविडेंड बच सकता है, वो 2,10,000 है। ठीक है। अब 2,10,000 है। ठीक है। और अब जो आपके 20 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो आपके 2 लाख शेयर होल्डर्स आ जाएंगे। और 2 लाख शेयर होल्डर्स में ये 2,10,000 बढ़ जाएगा तो 1.05 आएगा। सिचुएशन थ्री में क्या है, आपने 20 लाख का डेट उठाया है। मतलब ये डेट जो है वो 20 लाख हो गया और ये इक्विटी जो है वो 10 लाख हो गया। तो अब 2 लाख तो आपका इंटरेस्ट चला जाएगा, बचेगा 2 लाख। 2 लाख पे 30% टैक्स निकालोगे तो 60,000। बचा कितना? 1,40,000 जो एज अ डिविडेंड आ सकता है। ठीक है। तो 1 लाख शेयर होल्डर्स में बढ़ जाएगा। 1 लाख कैसे आया? क्योंकि 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 1 लाख आएगा, तो 1.40 हो जाएगा ये। तो financial leverage is compute as debt upon equity or debt upon debt plus equity, where D is the debt and E is the equity. As the financial leverage increases, the cost of the funds decline because of the increased use of cheaper debt, but the financial risk increases. The impact of financial leverage on the profitability of the business can be seen through earning before interest and tax and earning per share। ठीक है। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। ठीक है। तो three situation are considered. There is no debt situated. Situation one, that is unlevered business। unlevered business जिसमें कोई debt नहीं है। Debt of 10 lakh and 20 lakh are assumed in the situation two and three respectively. All debt is at a 10% per annum।
तो द कंपनी अर्न 0.93 पर शेयर इफ इट इज अनलेवर्ड। मतलब जब उसने कोई डेट नहीं उठाया तब कंपनी कितना कितना अर्न कर रही है पर शेयर, 0.93। विद डेट ऑफ 10 लाख its EPS is earning per share is 1.05. With a still higher debt or 20 lakh, its earning per share is 1.40. Why is the EPS rising with higher debt? It is because of the cost of debt is lower than the return that the company is earning on the funds employed. ठीक है, तो ये कैलकुलेट कैसे होता है? तो कंपनी इज अर्निंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका जो फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख था, एंड जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड था वो 3 लाख 30 लाख था, मल्टीप्लाई बाय 100 किया। तो दिस इज हायर देन द 10%। क्योंकि 13.33 आ रहा है। तो अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होता है, जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा होता है, जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा होता है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, तो डेट उठाना सही रहता है। मतलब मान लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% है और डेट रेट जो चल रहा है वो 10% चल रहा है, तो कंपनी जो है वो उधार उठा लेगी। ठीक है, it is paying on debt fund. So with higher use of debt, this difference between return on investment and cost of debt increases the earning per share. This is a situation of favorable financial leverage. In such cases, companies often employ more of cheaper debt to enhance the earning per share. Such practice is called trading on equity. ठीक है, जब कंपनी डेट उठाता है जिससे कि अर्निंग पर शेयर बढ़ जाए, तो उसे हम कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, जब कंपनी डेट उठाता है जिससे कि अर्निंग पर शेयर बढ़ जाए, तो उसे हम कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, trading on equity refers to increase in profit earned by equity shareholder due to the presence of fixed financial charges like interest. Now consider the following case of company Y. All details are the same except that the company is earning a profit before interest and taxes 2 लाख। ठीक है, तो अब अगर निकालोगे 2 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100 तो कितना आएगा ये? देखो जरा कितना। हाँ 6 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 6 पॉइंट समथिंग, तो इस केस में कंपनी को डेट नहीं उठाना चाहिए। अब कंपनी ने 2 लाख कमाया, ठीक है, कोई लोन नहीं ले रखा, ठीक है, तब जो अर्निंग पर शेयर इतना आया। अब उसने लोन उठा लिया 1 लाख का, तो अर्निंग पर शेयर इतना आया। और जब उसने लोन उठा लिया 2 लाख का, मतलब 20 लाख का, इसमें कितने का उठाया? 10 लाख का उधार। इसमें कितने का लाया? उठाया 20 लाख। नहीं मतलब ये तो 2 लाख वो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सिनारियो ये है। सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। किसमें? तो पहले पढ़ा गया था, अब पढ़ा ईबीआईटी। कौन सा? ईबीआईटी तो पहले में पढ़ा होगा, मुझे वो बुक में देखा ही नहीं मैंने। नहीं देखा? नहीं नहीं था ये। सिलेबस में भी होगा, सिलेबस में नहीं था। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पढ़ा वो तो अकाउंटिंग रेशियोज में पढ़ा होगा। होगा। ये है कैपिटल, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, पहला सिनारियो में क्या है? उन्होंने कोई डेट नहीं उठाया, नो डेट। ठीक है, नो डेट तो नो इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद 2 लाख बचा, 30% टैक्स रेट चल रहा है, तो 60,000 टैक्स चला गया। बचा कितना? अर्निंग आफ्टर टैक्सेस 1,40,000। ठीक है, तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो तुम्हें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स पता चल जाएंगे, जो कि 3 लाख आए। अब 3 लाख में 1,40,000 बढ़ जाएगा, तो आपका 0.47 आ गया। ठीक है, दूसरा सिनारियो क्या है कि आपने 10 लाख का उधार उठाया और 20 लाख का आपने इक्विटी बेचा। ठीक है, तो 2 लाख था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब 10 लाख का 10% इंटरेस्ट जाएगा, तो 1 लाख गया इंटरेस्ट, बचा कितना? 1 लाख। फिर 1 लाख पे 30% का टैक्स 30,000, बचा कितना? 70,000। ठीक है, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 2 लाख नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आ गए। ठीक है, तो 70,000 जो है वो 2 लाख लोगों में बढ़ जाएगा, तो 0.35 आएगा। और सिचुएशन 3, आपने 20 लाख का उधार उठा लिया और 10 लाख का जो है वो आपने इक्विटी। तो 2 लाख, फिर 2 लाख जो है वो आपका इंटरेस्ट चला जाएगा, क्योंकि 20 लाख का 10% जो है वो 2 लाख ही होगा। आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं प्रॉफिट।
तो टैक्स कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। आपके जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होंगे वो 10 लाख अपॉन 10 करोगे तो 1 लाख आएगा, ठीक है। उनको भी कुछ नहीं जाएगा क्योंकि कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो इन दिस एग्जाम्पल अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी इज फॉलिंग with increase in the debt. So it is because company's rate of return on investment is less than the cost of debt. So the return on investment of the company Y is 2 lakh upon 30 lakh into 100, that is 6.67. और जो उसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 10% चल रहा है। तो यहां पर उसे डेट उठाना बहुत रिस्की था, फिर भी उसने उठाया। Whereas the interest rate on the debt is 10%, in such cases the use of debt reduces the earning per share. दिस इज द सिचुएशन ऑफ अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, ठीक है। फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या होता है, जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। और अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब होता है जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होता है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा होता है। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज क्लियरली अनएडवाइजेबल इन सच सिचुएशन, इवन इन केस ऑफ कंपनीज एक्स। रेकलेस यूज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज नॉट रिकमेंडेड। रेकलेस मतलब कि इनडिसिप्लिन टाइप, ठीक है। तो एन इंक्रीज इन डेप्थ में बी एनहांस the earning per share, but as pointed out earlier, it is raises by the financial risk. So ideally, a company must choose the risk-return combination which maximizes shareholder wealth. So the debt-equity mix that achieve is called the optimal capital structure. ठीक है। डेप्थ और इक्विटी का जो मिक्सचर होता है वो कहलाता है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है तो थम्स अप कर देना जरा जल्दी से। सर तो सारा खेल ROI और इंटरेस्ट हाँ 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 ऑप्शन हाँ हाँ होता है ना। हाँ, थम्स अप कर देना अगर आ गया तो। ओके ओके, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। Deciding about the capital structure of a firm involves determining the relative proportion of various types of fund. This depend upon the various factors. For example, debt required regular servicing, interest payment and repayment or principal amount obligatory on a business. In addition, a company planning to raise debt must have sufficient cash to meet the increased outflow because of higher debt. Similarly, important factor which determine the choice of कैपिटल स्ट्रक्चर आर एज फॉलो। सबसे पहला आता है कैश फ्लो पोजीशन। अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है तो डेप्ट उठाना सही है, लेकिन अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छा नहीं है तो डेट उठाना सही नहीं है। तो साइज ऑफ प्रोजेक्टेड कैश फ्लो मस्ट बी कंसीडर बिफोर बोरविंग। कैश फ्लो मस्ट नॉट ओनली कवर द फिक्स्ड कैश पेमेंट ऑब्लिगेशन, बट देयर मस्ट बी सफिशिएंट बफर ऑल्सो, मतलब सेविंग पे भी रहे, ठीक है। इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट company has a cash payment obligation for normal business operation. रेंट वेंट तो जाता ही है, फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स रॉ मटेरियल तो चाहिए, एंड फॉर मीटिंग द डेट सर्विस कमिटमेंट दैट इज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। तो अगर आपका कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है तो आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का ज्यादा कंट्रीब्यूशन रख सकते हो और इक्विटी का कम। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब है कि जो भी आप अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कर रहे हो, मान लो आप 10 लाख कर रहे हो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और आपका इंटरेस्ट रेट जो जाता है वो 1 लाख जाता है, तो आप 10 टाइम्स अपने डेट को चुका सकते हो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से, इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन को। तो द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस of a company covers the interest obligation. This may be calculated as follow: earning before interest and tax upon interest. So the higher the ratio, जितने टाइम्स ज्यादा आएगा उतना लोअर रिस्क है। Lower the will be the risk of the companies failing to meet its interest payment obligation. However, this ratio is not an adequate measure. A firm may have a higher earning before interest and tax, but low cash balance apart from interest repayment obligation are also relevant. डेट सर्विस कवरेज रेशियो का मतलब है कि प्रिंसिपल अमाउंट को इंक्लूड कर कर, ठीक है, तब हमारा टाइम्स कितना आता है, तो वो हो गया डेट सर्विस कवरेज रेशियो। तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो टेक्स केयर ऑफ द डेफिशिएंसी रेफर टू द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो द कैश प्रॉफिट जनरेटेड बाय द ऑपरेशन आर कंपेयर्ड with the total cash required for the services of the debt and preference share capital is calculated। मतलब नीचे जो है मैंडेटरी एक्सपेंसेस और ऊपर जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस, उसको करने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं
तो अगर हायर डेट सर्विस कवरेज रेशियो आता है तो बेटर एबिलिटी है टू मीट द कैश कमिटमेंट एंड कॉन्सिक्वेंटली द कंपनी पोटेंशियल टू इंक्रीज द डेट कंपोनेंट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है तो आप डेट प्रेफर कर सकते हो, और अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है तो आपको डेट प्रेफर नहीं करना चाहिए। तो डेप्थ कवरेज, क्या क्या क्या? सर डेप्थ कवरेज रेशियो कटा हुआ था 12th में नहीं नहीं पीएसटी नहीं, में। पता नहीं था। तेरे फॉर्मूला में पढ़ा नहीं था पहले मुझे लगा। हाँ तो अब देख लो, अब देख। पढ़ाई। कर लिया? हाँ सर। Okay. So if the return on investment of the company is higher, it can choose use of trading on equity, increase its earning per share. That is, its ability to use debt is greater. We have already observed in example one that a firm can use more debt to increase its earning per share. However, in example two, use of higher debt is reducing the earning per share. So it is because the firm is earning return on investment only 6.67, which is lower than its cost of debt. So in example one, the return on investment is 13.33 and trading on equity is profitable. तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी प्रॉफिटेबल कब होगा? जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कम होगा. It shows that return on investment is an important determinant of the company's ability to use trading on equity and thus the capital structure. तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कब अच्छा है? जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो. उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ डेट. A firm's ability to borrow at lower rate increases its capacity to employ higher debt. Thus, more debt can be used if debt can be raised at a lower rate. अगर सस्ते रेट पे उधार मिल रहा है तो लो, और तब आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का रेशियो ज्यादा होगा. और अगर महंगे रेट पे मिल रहा है तो फिर नहीं लेना है. ओके, अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो देन फिर आपको डेट आप यूज कर सकते हो विद रिटर्न और इन्वेस्टमेंट को कंसीडर कर कर, क्योंकि डेट जो होता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है. तो सिंस इंटरेस्ट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस, कॉस्ट और डेट इज अफेक्टेड बाय द टैक्स रेट. So the firm in our example are borrowing 10% since the tax rate is 30%. After tax cost of debt is only 7%. So a higher tax rate thus makes debt relatively cheaper and increases its attraction, which is on equity. Stock owners accept a rate of return from the equity, which is a commensurate with the risk they are assuming. When a company increases debt, the financial risk faced by the equity holder increases. Consequently, their desired rate of return may increase. It is for this reason that company cannot use debt beyond the point. If debt is used beyond that point, cost of equity may go up sharply and share prices may decrease in spite of increased EPS. So consequently, for maximization of shareholder wealth, debt can be used only up to a level. ठीक है, तो डेट को आप एक पर्टिकुलर लेवल तक ही यूज कर सकते हो, उसके बियॉन्ड यूज करोगे तो दिक्कत वाली बात आ जाएगी. फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है जब सिक्योरिटीज इश्यू होती है उस टाइम पे जो कॉस्ट आता है उसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं. जब सिक्योरिटीज इश्यू होती है उस टाइम पे जो कॉस्ट आता है उसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं. तो प्रोसेस ऑफ रेजिंग रिसोर्सेज ऑल्सो इन्वॉल्व सम कॉस्ट. Public issue shares and debenture require considerable expenditure. Getting a loan from a financial institution may not cost so much. These considerations may also affect the choice of between debt and equity and hence the capital structure. क्योंकि अगर मैं डेट की बात करूं तो वो तो मैं बैंक से भी ले सकता हूँ और बैंक में मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट उतना नहीं आएगा, लेकिन वहीं अगर मैं डिबेंचर या इक्विटी इशू कर रहा हूं तो फ्लोटेशन कॉस्ट आएगा. फिर आता है आपका रिस्क कंसिडरेशन. एज डिस्कस अर्लियर, यूज ऑफ डेट इंक्रीजेस द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द बिजनेस, क्योंकि डेट के साथ आपका प्रिंसिपल पेमेंट प्लस इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन भी अटैच है. तो financial risk relate to a position when a company is unable to meet its fixed financial charges, namely interest payment, preference dividend, and repayment obligation. Apart from the financial risk, every business have some operating risk, also called business risk. So business risk depend upon the fixed operating cost. Higher fixed operating costs result in higher business risk and vice versa. The total risk depend upon both the business risk and the financial risk. So if the firm business risk is lower, its capacity to use debt is higher and vice versa.
उसके बाद बात करते हैं हम फ्लेक्सिबिलिटी की, ठीक है। अगर सर मान लो कि आप अपने बियॉन्ड, मतलब जितना आप ले सकते हो डेट, ठीक है, मतलब अगर मान लो आप 100 लाख का डेट उठा सकते हो और आपने 100 का डेट उठा लिया, तो इन फ्यूचर आपको डेट नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपने अपनी फुल कैपेसिटी का उठा लिया, तो कोई आपको उधार नहीं देगा। तो if a firm uses its debt potential to full, it loses the flexibility to issue further debt. To maintain flexibility, it must maintain some borrowing power to take care of the unforeseen circumstances. अब कंट्रोल की बात करते हैं। अगर इक्विटी में इशू करूंगा तो मेरे को कंट्रोल जो है वो डाइवर्ट करना पड़ेगा। वही अगर मैं इक्विटी इशू नहीं करूंगा तो मुझे कंट्रोल डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो डेट नॉर्मली डज नॉट कॉज डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। A public issue of equity may reduce the management holding in the company and make it vulnerable to takeover. This factor also influences the choice between debt and equity, especially in companies in which the current holding of management is on the lower side. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब है जो सेबी कह रहा है और जो कंपनीज एक्ट कह रहा है। तो every company operate within a regulatory framework provided by the law. Example, public issue of shares and debenture have to be made under the SEBI guideline. Raising funds from bank and other financial institution required fulfillment of other norms. To the relative ease with which these norms can be met or the procedure completed may also be bearing upon the choice of the source of finance. ठीक है। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी मैटर करता है कि जो आप उधार उठा रहे हो, मतलब जो आप कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट और इक्विटी का पोर्शन रख रहे हो, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्टॉक मार्केट कंडीशन। इफ द स्टॉक मार्केट आर बुलिश, इक्विटी शेयर्स आर मोर इजीली सोल्ड, क्योंकि लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट के मूड में, ठीक है। एंड इवन एट हायर प्राइजेस, यूज ऑफ इक्विटी इज ऑफन प्रेफर्ड बाय कंपनी इन सच अ सिचुएशन। तो बुलिश फेस में जो कैपिटल स्ट्रक्चर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आपका इक्विटी वाला ज्यादा होता है और डेट वाला कम होता है। However, during the bearish phase, a company may find raising of equity capital more difficult and it may opt for debt. और bearish phase में debt का ज्यादा लेता है और equity का कम। Thus, the stock market condition often affect the choice between the two. फिर आता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज की बात करें, जैसे वेदांतु हो गया या फिर बायजूस हो गया या आईएमएस हो गया, ठीक है। मान लो इन सब में जो कैपिटल स्ट्रक्चर चल रहा है वो मान लो कि 80% इक्विटी चल रहा है और 20% डेट चल रहा है। तो और भी अदर फर्म्स जो इसी सेक्टर्स में इन्वॉल्व है वो भी यही चाहेंगे कि मैं ऐसे ही ऑपरेट करूं। So a useful guideline in the capital structure planning is the debt to equity ratio of other companies in the same industry. There are usually some industry norms which may help care. However, must be taken that company does not follow the industry norms blindly. For example, if the business risk of the firm is higher, it can not afford the same financial risk. तो मतलब अपनी कैपेबिलिटी तो देखनी है अपनी कंपनी की, साथ में ये भी देखना है कि आपको रिस्की ना हो, ठीक है। आपके लिए क्या सही है, मतलब अपना तो देखना है प्लस अदर्स का भी देखना है, और फिर अदर्स का देखकर ये इवैल्यूएट करना है कि आपके लिए वो रिस्की ना हो। तो इट शुड गो इन फॉर लो डेट। दस द मैनेजमेंट मस्ट नो व्हाट द इंडस्ट्री नॉर्म्स आर, वेदर दे आर फॉलोइंग देम or deviating from them, and adequate justification must be in both the cases. ओके, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ये चैप्टर डन है अब, ठीक है। सर ये जो 14 पॉइंट्स दे रखे हैं, हाँ ये हाँ डेट और इक्विटी के लिए पॉइंट सेम है ना, बस उसमें अंदर कंपैरेटिव अलग अलग है। हाँ, ये डेट और इक्विटी के लिए पॉइंट है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में किसका कॉम्बो ज्यादा होना चाहिए। तो ये 14 पॉइंट्स मतलब डेट और इक्विटी के लिए कोई अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है ना, यही सेम 14 पॉइंट्स है दोनों हाँ के हाँ, लिए। यही सेम है। ओके सर। चलो अब समरी पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर क्लास डिस्टर्ब कर देंगे और उसके बाद फिर रूरल डेवलपमेंट पे मिलते हैं। और सॉरी, मुझे याद नहीं था कि मैंने 230 लिखा है। बाकी एक बार ये पॉइंट्स देख लो। तो फिर ये क्लास कब तक होगी? ये बस अभी खत्म होने वाली है, समरी कंप्लीट करते ही खत्म कर देंगे। मतलब मान लो अभी कितना हो रहा है, अभी 313 हो रहे हैं ना। कब है रूरल डेवलपमेंट वाली क्लास? कब है?
सर 330। अच्छा 330 तो हाँ बस ये समरी पढ़ देते हैं, उसके बाद फिर 332 तक स्टार्ट कर देंगे। बिजनेस फाइनेंस सबको पता है, बिजनेस सर 325 है। मैनेजमेंट पता है, ऑब्जेक्टिव भी हो गया, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इम्पोर्टेंस भी कर लिया है हमने, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फैक्टर्स कर लिया, कैपिटल स्ट्रक्चर जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल भी हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? थम्स अप कर देना अगर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लंच वंच कर लो इन 15 मिनट में, फिर रूरल डेवलपमेंट कंप्लीट कर लो। जीएसटी चैप्टर है। हाँ बिल्कुल। हाँ फिर पढ़ा। चलो ओके, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? मैं लिंक शेयर कर दूंगा। कल सर से कौन सा और चैप्टर ज्यादा करवाएंगे आप? क्या चीज? अभी जो 330 वाली क्लास में कौन सा चैप्टर करवाएंगे? रूरल डेवलपमेंट जो कल करवाया था ना, वो पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 हो जाएगा। ओके सर। ओके। और सर एक डाउट और था, क्या क्या? आईडी में पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है या नहीं? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है, ओके सर।